हाय एवरीवन, आप सभी जैसा जानते हैं कि हम EMRS PGT बायोलॉजी यानी कि टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम लेक्चर वीडियोस ला रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमारा एक टॉपिक दिया गया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप DSSB या फिर EMRS PGT बायोलॉजी या फिर STET PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर रेलिवेंट रहेगा। दो हम किसका सिलेबस फोकस कर रहे हैं, EMRS PGT बायोलॉजी का, बट मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमारी DSSB में भी पूछी जाती है, EMRS में भी पूछी जाती है, KVS NVS में भी पूछी जाती है और हमारी STET में भी पूछी जाती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये कॉमन होता है इन सभी PGT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपने टॉपिक से, जो कि है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर टॉल हैं या मेरी मदर टॉल हैं तो मैं टॉल हुई, है ना। तो ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो मेरे पेरेंट्स से मेरे में पास हुआ। अगर किसी के पेरेंट्स ड्वार्फ हैं तो भी ड्वार्फ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं। जैसे किसी के फादर के हेयर कलर क्या है, ब्लैक है, और उसकी मदर के ब्राउन है, तो बेबी के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ब्लैक हेयर कलर का वो पास हो जाता है और बेबी के कलर कैसे हो जाते हैं, डार्क यहाँ पे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया है जो यहाँ पे एक एशियंट जो कंसेप्ट है हेरिडिटी का, जो किसने दिया था, ये हेरिडिटी का एशियंट कंसेप्ट है जो किसने दिया था, ये दिया था एरिस्टोटल ने। तो ये डायग्राम एरिस्टोटल की हमारे एशियंट कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग दोनों ही पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं चाइल्ड की फॉर्मेशन पे, पर उनके दोनों के रोल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हम फादर के कंट्रीब्यूशन को देखें तो फादर यहाँ पे सीमेन प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। सीमेन क्या कैरी करता है, फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं कि स्पीसीज कौन सी फॉर्म होगी, है ना, कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनेंगे ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग फादर फॉर्म या ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म का थ्रू सीमेन। सीमेन के अंदर क्या थे, स्पर्म थे। अगर मदर की साइड एक्सप्लेन करें तो मदर मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंसेस के थ्रू यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड प्रोवाइड करती है, मेंसेस प्रोवाइड करती है। तो एरिस्टोटल उस टाइम में ये बिलीव करते थे कि जो डेवलपमेंट के लिए मटीरियल होता है, जैसे न्यूट्रिशन के लिए जो भी मटीरियल चाहिएगा, न्यूट्रिशन या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिएगा वो मदर प्रोवाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि मदर क्या प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल या नरिशमेंट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, और फादर क्या करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो मतलब वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हीट और कोल्ड का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे सीमेन के अंदर क्या होती है, हीट, ऐसा एरिस्टोटल बोलते हैं। और एरिस्टोटल बोलते हैं कि मेंसेस ब्लड के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर कोल्ड होता है, मतलब वो ठंडा होता है। यहाँ पे फैक्टर है, एज है, डाइट है, वेदर है। ये किसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, किसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हीट को, मतलब कि सीमेन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हीट एक स्ट्रॉन्ग है, या फिर हम बोलेंगे फादर की हीट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, फादर के स्पर्म इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मदर की कोल्ड को ओवर पावर कर देते हैं। ओवर पावर करने का मतलब है कि फादर के कैरेक्टर्स डोमिनेंट है ना। तो यहाँ पे जो ये डायमंड शेप का कर्व यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो एक्सप्लेन कर रखा है, इसका मतलब ये है कि हीट ओवर पावर्स कोल्ड, मतलब कि यहाँ पे जो वाई क्रोमोजोम है वो एक्स क्रोमोजोम को ओवर पावर कर रहा है और गर्ल बनने की बजाय यहाँ पे क्या बन रहा है, बॉय बन रहा है। अगर यहाँ पे कोल्ड ओवर पावर कर रही है किसके ऊपर, हीट के ऊपर, तो यहाँ पे गर्ल बन रही है। अगर यहाँ पे हीट ओवर पावर कर रही है तो यहाँ पे बॉय बन रहा है। तो एरिस्टोटल बिलीव करते थे कि फादर की हीट डोमिनेंट होती है, एक मेल चाइल्ड प्रोड्यूस्ड होता है। अगर मदर की कोल्ड डोमिनेंट होता है तो फीमेल चाइल्ड बनता है।
ठीक है। बट मॉडर्न जो बायोलॉजी है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे फोकस करती है कि एक्स क्रोमोसोम हमारा मदर से आएगा, वाई क्रोमोसोम फादर से आएगा। एक्स या वाई फादर से आ सकता है और मदर से एक्स आ सकता है। अगर वाई आ गया तो बॉय बन जाएगा, अगर एक्स आ जाएगा तो गर्ल बन जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें एरिस्टोटल की हेरिडिटी की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो फादर से हमारे बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मदर से फादर में ट्रांसफ़र होते हैं, जो हेरिडिटी के कंसेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस। एक ही स्पेसिस के इंडिविजुअल्स हैं बट उनके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस किसका डिफरेंस हो सकता है? हाइट का डिफरेंस हो सकता है, उनके हेयर कलर में डिफरेंस हो सकता है, हेयर कलर में डिफरेंस होता है, उनके आइरिस कलर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, उनके इंटेलिजेंस या आईक्यू में डिफरेंस हो सकता है, उनके हमारा यहाँ पे बॉडी फॉर्म तो सेम ही होगी अगर एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? इन आईक्यू हो गया, आइरिस कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग जो सेम पेरेंट से आते हैं, सेम पेरेंट से जैसे भाई बहन है ना, सिस्टर और ब्रदर है ना, उनके बीच में भी क्या होते हैं? करेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी का आईक्यू ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी के ब्लैक हेयर होंगे, किसी के हमारे ब्लॉन्ड हेयर होंगे, तो वो डिफरेंस होता है। तो वेरिएशन डिफरेंट टाइप की होती हैं मोर्फोलॉजिकली, जो आउटर अपीयरेंस से हम देख पाएँ या ऑब्जर्व करके समझ पाएँ, है ना। जो हमारी आउटर अपीयरेंस होती है वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, आइरिस कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आइरिस कलर हो गया, ये हमारे फिजियोलॉजिकल करेक्टर है। एनाटॉमिकल करेक्टर है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही, हमारा बायोलॉजी कैसी है ना, वो हमारे एनाटॉमिकल करेक्टर्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा डार्विन फिंचेस का डायग्राम मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि बीक जो है वो डिफरेंट है। ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? ये वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रही है कि सिर्फ एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, गालापेगस आइलैंड पे रह रहे हैं, पर इनकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट होने की वजह से इनकी बीक भी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, है ना। इनके अंदर क्या आ गई? वेरिएशंस आ गई। मतलब इनकी जो फिजियोलॉजिकल करेक्टर है या फिर बोले मोर्फोलॉजिकल करेक्टर है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि इनकी क्या होगी? ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हो गई। तो ये किसके कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है? वेरिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वेरिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम बात करेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये एक प्रिंसिपल दिया था और वो प्रिंसिपल कहता है कि जो ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स क्या होती हैं? जैसे ट्रेड्स होते हैं हमारे करेक्टर, ट्रेड्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? करेक्टर बोल सकते हैं। करेक्टर का मतलब क्या है? जैसे मेरी हाइट, मेरा बॉडी वेट, है ना, जैसे मेरा हेयर कलर, मेरा आइरिस कलर, मेरा स्किन कलर, ये सब क्या है? ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे ग्रिगोर मेंडल ये बोलते हैं कि हमारा जो ट्रेड्स होती हैं, जो हमारे करेक्टर्स होते हैं, वो पेयर्ड फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको आज हम किसके नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या समझा कि ग्रिगोर मेंडल ने जीन को पहले क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। तो हमारी टर्म है जीन, वो किसने इंट्रोड्यूस की? विल्हेम जॉनसन ने। ये क्वेश्चन आता है कि भाई जीन जो टर्म है वो किसने दी? विल्हेम जॉनसन ने कौन सी टर्म दी? जीन दी। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हाइब्रिड प्रोड्यूस किए। हाइब्रिड जो दो जीन का कॉम्बिनेशन कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर दो जीन नहीं होते, सिंगल जीन जो होता है, सिंगल जीन की दो डिफरेंट एलील होती हैं। एक सिंगल जीन की टू डिफरेंट एलील्स कंसिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? हाइब्रिड। एक सिंगल जीन की जो दो डिफरेंट एलील कंसिस्ट करते हैं वो हाइब्रिड। जैसे यहाँ पे एक टोल प्लांट है और टोल प्लांट का जीनोटाइप, मतलब ये जो है ये एक जीन है, ये एक जीन है और इसकी दो एलील हैं, एक टोल एलील है,
मतलब एक कैपिटल टी एलील है, एक स्मॉल टी एलील है ना। तो ये डिफरेंट एलील है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ये दो एलील प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो बहुत सारे हाइब्रिड उन्होंने प्रोड्यूस किए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, गार्डन पी के ऊपर किया। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सैटिवम। क्या होता है, पाइजम सैटिवम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने टाइम तक किया, 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 1856 से लेके 1863 तक, मतलब कि 7 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर। ये किसकी पिक्चर है, हमारे ग्रिगोर मेंडल की पिक्चर है, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया के अंदर सिलिसिया गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1822 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई डिड ग्रिगोर जॉन मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, बहुत सारे प्लांट्स थे पर उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल वर परफॉर्म्ड ऑन गार्डन पी प्लांट। क्यों परफॉर्म किया गया और किस लिए परफॉर्म किया गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, पी प्लांट पे किया, गार्डन पी प्लांट पे किया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सैटिवम है। क्यों किया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो करेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन में पास होते हैं, वो कैसे पास होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे, जिसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उसी को स्टडी करने के लिए इन्होंने पी प्लांट पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, क्यों चूज किया था इन्होंने पी प्लांट को, यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों चूज किया था। पी प्लांट एक हर्बेसियस प्लांट है। पी प्लांट क्या है, एक हर्बेसियस प्लांट है। सेकेंड, ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब ये है कि इसको 2 या 3 बार एक साल में ग्रो किया जा सकता है। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ये नेचुरली क्या है, सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट, क्योंकि इनके अंदर एंथर भी होता है और स्टिग्मा भी होता है। इमास्कुलेशन किया जा सकता है इजीली इनके अंदर, अगर हम एंथर पार्ट के ऊपर एक पॉलीथीन से कवर करके, पॉलीथीन के बैग से टाई कर दें अगर हम किसको, एंथर पार्ट को, तो उसको कहते हैं इमास्कुलेशन। ताकि हम दूसरे प्लांट के एंथर से हम क्या कर सकें, स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेट करवा सकें, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन भी ईजिली परफॉर्म किया जा सकता था, इमास्कुलेशन भी ईजिली परफॉर्म किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पे मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया, गार्डन पी प्लांट को। क्या एडवांटेज थी पी प्लांट का यूज़ करने की, क्या एडवांटेज थी, पी प्लांट को ईजिली ग्रो किया जा सकता था, उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी थी। वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो करते थे। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखो यहाँ पे ये सारे करेक्टर्स क्या हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। जैसे कि टोल, एक पौधा टोल है तो दूसरा ड्वार्फ है, तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे। अपोजिट करेक्टर होंगे, राउंड है तो रिंकल सीड भी है, येलो सीड है तो ग्रीन सीड भी है। तो इसीलिए मेंडल ने यहाँ पे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया था अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन से 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था, सबसे पहले तो इन्होंने स्टडी किया था प्लांट की हाइट को, है ना। टोल प्लांट थे या फिर ड्वार्फ प्लांट थे, है ना। कौन से क्रोमोसोम नंबर पे थे, 4 क्रोमोसोम नंबर पे थे। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन या फिर कह सकते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर या पोजीशन ऑफ पोड, है ना। ऑक्सिलरी हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है, ऑक्सिलरी हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। क्रोमोसोम 4 पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट था, है ना। फिर इन्होंने पोड कलर को इन्होंने स्टडी किया। पोड कलर को या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है, क्रोमोसोम 5 पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट था। पोड की शेप ऑफ पोड की शेप इन्फ्लेटेड हो सकती है, फुल या इन्फ्लेटेड बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, बुसी हुई जो होती है, मुरझाई हुई हो सकती है। ये क्रोमोसोम 4 पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट था। फ्लावर कलर जो फ्लावर कलर है या सीड कोट का कलर है, ये या तो वॉयलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है, ये क्रोमोसोम 1 पे प्रेजेंट था। ठीक है, सीड कलर की बात करें, किसकी बात करें, हाँ यहाँ पे सीड कलर की बात करें
कलर ऑफ सीड या तो येलो हो सकता था या ग्रीन हो सकता था, या तो येलो हो सकता था या ग्रीन हो सकता था, ठीक है। ये क्रोमोसोम 1 पे प्रेजेंट था। अब शीड की शेप की बात करें तो ये राउंड हो सकता था या रिंकल्ड हो सकता था, क्रोमोसोम 7 पे ये प्रेजेंट था। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने यहाँ पे क्या किया था, स्टडी किया था। क्या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रहा मेंडल का, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या था। मेंडल ने अपने रिकॉर्ड्स, जो भी क्रॉस के बाद उनके कंक्लूजन आए, जो भी रिकॉर्ड आया, उसको एक्यूरेटली मेंटेन किया। एक्यूरेटली मेंटेन करने का मतलब है उन्होंने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किए, मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ किए, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया कि क्या संभावना है किसी करैक्टर के निकलने की, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। ही अवॉइडेड कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कि भाई कोई फॉरेन पोलन ग्रेन आके मेरे स्पीसीज को क्या ना कर दे, पोलिनेट ना कर दे, इसलिए उसने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि कौन सा मेरी खुद की स्पीसीज पोलिनेट कर रही है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, या इंसेक्ट कोई पोलन ग्रेन लेके आए उसकी वजह से पोलिनेशन हो रहा है। इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा, उन्होंने कंटामिनेशन को अवॉइड किया। मेंडल सिलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटी। प्योर ब्रीडिंग वेराइटी का मतलब क्या है, प्योर, जैसे भाई प्योर टॉल प्लांट, प्योर ग्रीन प्लांट, ठीक है, इस तरह से उन्होंने प्योर ब्रीडिंग वेराइटी का यूज़ किया था। ही स्टडीड इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस है, मतलब करेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है, उसको उन्होंने 3 जनरेशन तक स्टडी किया, ठीक है। 3 जनरेशन तक उन्होंने एक करेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। अब रीडिस्कवरी भी हुई मेंडल के वर्क की। रीडिस्कवरी किसने की, मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1900। किसके थ्रू करा गया था, 3 साइंटिस्ट के थ्रू करा गया था। वो कौन थे, एरिक वॉन टेसरमार्क ऑस्ट्रिया के थे, हुगो डी व्राइस हॉलैंड के थे, और कार्ल कॉर्न्स थे जर्मनी के। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। एरिक वॉन टेसरमार्क, ह्यूगो डी व्राइस और कार्ल कॉर्न्स, इन्होंने क्या किया था, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, और उनके भी सिमिलर रिजल्ट आए थे जैसे हमारे किसके आए, हमारे ग्रिगोर मेंडल के आए। इन 1906 विलियम बेटसन यूज द टर्म जेनेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है, और ओल्ड जेनेटिक्स का फादर मेंडल को बोला जाता है। अब साइटोजेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन बोले, साइटोजेनेटिक्स जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है, क्रोमोसोम नंबर, कैरियोटाइप, इन सब को जो स्टडी करता है उसको साइटोजेनेटिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो हर्मन जोसेफ मुलर, उन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया जेनेटिक्स में, और उन्होंने एक फील्ड, जेनेटिक्स में एक फील्ड इस्टेब्लिश की जिसको हम साइटोजेनेटिक्स के नाम से आज जानते हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। मेंडेलियन फैक्टर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडेलियन फैक्टर्स असल में है क्या, जीन्स है, ठीक है। या इन जीन को हम क्या बोलते हैं, जीन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि जीन, जीन क्या करते हैं, जीन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करते हैं, मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। किसको पास करते हैं, इंफॉर्मेशन को, या इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स को पास करते हैं 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो फैक्टर क्या है, जीन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इनको बोला जाता है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इंफॉर्मेशन को, ट्रेड्स को, कैरेक्टर्स को पास करते हैं। नेक्स्ट है एलील। एलील क्या होती है, ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती हैं जीन की, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को आप कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास
सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये अपने आप से हो गया था। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास और हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखो, ये मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, मतलब ये फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम नंबर हमारा 17 है। फॉर एग्जांपल ये भी हमारा क्रोमोसोम नंबर 17 है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम होंगे। देखो, होमो मतलब सेम, लोकस मतलब लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ जीन, लोकेशन ऑफ एन एलील ऑफ अ जीन, एलील ऑफ अ जीन, एक जीन की एलील का सेम लोकेशन होगा दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लोकेशन है तो इसकी भी यहाँ पे होगी, है ना। अगर यहाँ पे सेम लोकेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन के एलील की, है ना, और वो दोनों एलील मिलके एक सिंगल ट्रेट को कोड करते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा कोई करेक्टर, मेरे यहाँ पे एलील प्रेजेंट है कैपिटल टी, यहाँ पे एलील प्रेजेंट है स्मॉल टी। अब ये दोनों मिलके एक करेक्टर सिंगल ट्रेट को कोड करेंगे। सिंगल ट्रेट क्या है, टॉल हाइट, टॉल हाइट को ये कोड करेंगे। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम, एक फादर का है एक मदर का है, उन दोनों के ऊपर सेम लोकेशन में एक एक एलील प्रेजेंट है जो कॉमन कंबाइन होकर एक सिंगल जीन बनाती है और सिंगल जीन सिंगल ट्रेट को कोड करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कैपिटल टी थी, यहाँ पे स्मॉल टी थी, कॉन्ट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट थी और वो सिंगल ट्रेट यानी कि टॉल हाइट को कोड कर रही हैं। ठीक है, तो एलील को कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग form of a gene which are found on the same locus in the two homologous chromosome and control the expression of a trait are called allele, all called allele। जैसे हमने टॉलनेस के लिए एक एलील देखी, एक ड्वार्फनेस के लिए देखी, दोनों मिलके एक सिंगल करेक्टर यानी कि टॉलनेस को कोड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर यहाँ पे, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करे वो फिनोटाइप होता है। इट represents या it express external appearance of an organism, external appearance of an organism like कलर हो गया, शेप हो गया। जैसे मैंने बात की, जीन तो क्या है मेरे पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, पर ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बार बार यही हो रहा है मेरे साथ, रुको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है जीन, इसको तो बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, जो एक्सटर्नल फीचर है वो हमारा फिनोटाइप है, जो हमें दिखाई दे रहा है। टॉलनेस, ड्वार्फनेस, पोड का कलर, फ्लावर का कलर, ये सब क्या है, फिनोटाइप। और जो हमें जीन लेवल पे दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारा जीनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है हमारा, जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने बोला कि कोई पौधा ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ बोला तो वो क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। पर अगर मैंने बोला कि उसका जीन क्या है, स्मॉल टी, उसकी एलील क्या है, स्मॉल टी, तो ये एक सिंगल जीन है, ये क्या है मेरा जीनोटाइप। ठीक है, अगर मैंने बोला कि कोई फ्लावर कलर है और कोई फ्लावर कलर रेड है, तो रेड क्या है मेरा, फिनोटाइप। ठीक है, और मैं आर लिख रही हूँ, 2 एलील हैं एक जीन की, ये क्या है मेरा जीनोटाइप।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे हमने यहाँ पे टोलनेस के लिए हमारी दो कंडीशन होती हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी। तो ये यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट हैं, दो डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट हैं, है ना। हेट्रोजाइगस में क्या होंगे, टू डिफरेंट या टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील होंगी, कॉन्ट्रास्टिंग एलील जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक हमारे कैपिटल है जो टोलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक हमारी स्मॉल टी है जो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब जो हमारा कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट एलील है, और जो स्मॉल टी है ये हमारी क्या है, रिसेसिव एलील, सॉरी ये क्या है, हमारी रिसेसिव एलील है। अब यहाँ पे कैपिटल टी जो है यहाँ पे सिमिलर एलील है, एक जैसी एलील्स है ना। इसमें क्या है, आइडेंटिकल एलील्स, आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट है एक जीन में, ठीक है, और दोनों सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डोमिनेंट भी हो सकती है, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर यहाँ पे स्मॉल टी होता तो भी वो क्या था, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। तो होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील भी हो सकती है, डोमिनेंट एलील भी हो सकती है, पर दोनों ही एलील हमारी क्या होंगी, आइडेंटिकल एलील होंगी। और यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक हमारी डोमिनेंट एलील होगी, एक हमारी रिसेसिव एलील होगी। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड, जो ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवा के प्रोड्यूस किया जाए उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म produced after crossing two genetically different individuals is called hybrid। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवा के प्रोड्यूस किया जाए उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, दोनों होमोजाइगस हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाऊँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है। हमारा ये दो कंडीशन आएंगी, यही आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सारे क्या हैं, हाइब्रिड हैं, क्योंकि ये दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल था, और ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल था, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल था। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास दो डिफरेंट एलील आई, कॉन्ट्रास्टिंग एलील आई एक सिंगल जीन की, बट उनका फिनोटाइप कौन यहाँ पे कोड कर रहा है, डोमिनेंट एलील। इसी वजह से ये सारे पौधे क्या होंगे, टोल होंगे, और ये क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये है हाइब्रिड है ये, और इनका जो फिनोटाइप है वो डिसाइड किया जा रहा है डोमिनेंट एलील के थ्रू, जो कैपिटल टी है, जो सप्रेस कर रही है किसका एक्सप्रेशन, रिसेसिव एलील का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हाइब्रिड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हाइब्रिड्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेसिप्रोकल क्रॉस की। If one cross individual A is used as male and B as female, in the next cross B is used as female and A is female is called as reciprocal cross। जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास AA है, यहाँ पे BB है, यहाँ पे AA जो है वो मेरे पास मेल है, यहाँ पे मेरे पास BB क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब इस क्रॉस में मेरे पास AB आएगा, एक हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। बट नेक्स्ट जब मैं क्रॉस करवा रही हूँ उस टाइम पे मैं BB तो ले रही हूँ मेल और हमारा AA ले रही हूँ फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा हाइब्रिड बनेगा, AB हाइब्रिड बनेगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, जेंडर चेंज कर दिया। फर्स्ट क्रॉस में मैंने इसको फीमेल लिया था और सेकंड क्रॉस में मैंने इसको फीमेल ले लिया। ये मेरा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। देखो
नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर को हम पहले भी मतलब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्रोमोसोम है और फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। एक मेरे पास फादर का है, एक मेरे पास मदर का है, ठीक है। ये मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये फादर का मदर का क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है। तो मेरे पास फादर के क्रोमोसोम भी 23 होंगे, मेरे पास मदर के क्रोमोसोम भी 23 होंगे। मेरी सोमेटिक सेल का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन सेल कोई होगी, ठीक है, या फिर मेरी लीवर सेल है, हेपेटोसाइट है, ठीक है, वो एक सोमेटिक सेल है। उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मेरे फादर के हैं, 23 क्रोमोसोम्स मेरी मदर के हैं मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है। दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 23 और 23 क्रोमोसोम जो हैं ये क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर जीन की सेम लोकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस की पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ क्रॉस विच इज परफॉर्म्ड जो किस किस के बीच में परफॉर्म किया जाता है, बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एक तो F1 हाइब्रिड के बीच में और एक इसके पेरेंट्स के बीच में, उसको बोला जाता है बैक क्रॉस, ठीक है। देखो, अगर जो पेरेंट है वो क्या होगा, डोमिनेंट पेरेंट। अगर पेरेंट क्या है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ हमने F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवाया तो वो तो हो जाएगा आउट क्रॉस। वो क्या हो जाएगा, आउट क्रॉस, ठीक है। क्या हो जाएगा, आउट क्रॉस हो जाएगा। थस F1 जनरेशन कैन बी एनालाइज्ड थ्रू दिस क्रॉस, ठीक है। जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे डोमिनेंट करेक्टर के होंगे। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे F1 जनरेशन थी हाइब्रिड की, कैपिटल T एंड स्मॉल t। ये मेरे पास एक हाइब्रिड प्लांट है, इसका क्रॉस करवाया मैंने डोमिनेंट पेरेंट के साथ, कैपिटल T एंड कैपिटल T। तो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है ना। डोमिनेंट पेरेंट है, ये एक डोमिनेंट पेरेंट है। तो ये अपने कौन से गैमेट देगा, कैपिटल T एंड कैपिटल T। इसके दो गैमेट आएंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो कैपिटल T, इसका क्रॉस इसके साथ करवाऊंगी तो कैपिटल T, इसका क्रॉस इसके साथ करवाऊंगी तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस इसके साथ करवाऊंगी तो कैपिटल T एंड स्मॉल t आएगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो दो मेरे पास प्योर टोल प्लांट है, दो मेरे पास हाइब्रिड टोल प्लांट है ना। ये मेरे पास होमोजाइगस टोल है, ये मेरे पास हेट्रोजाइगस टोल है, ठीक है। पर फिनोटिपिक रेशियो मेरे पास 100% टोल प्लांट का है, क्योंकि ये भी टोल बनेगा, ये भी टोल बनेगा, ये भी टोल बनेगा, ये भी टोल बनेगा। पर जीनोटिपिक रेशियो देखूं तो होमोजाइगस का भी 2 है और हेट्रोजाइगस भी 2 है, मतलब 1:1 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो बैक क्रॉस जो है वो एनालाइज करता है क्रॉस को, ये दिखाता है कि जो मेरा पेरेंट यहाँ पे यूज़ हुआ था वो डोमिनेंट था या रिसेसिव था, ठीक है। क्या था, डोमिनेंट था या रिसेसिव था, ये था मेरे पास बैक क्रॉस। अब हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। पहले टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन देखते हैं। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड, ये एक क्रॉस है, क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन, इसमें भी क्या यूज़ करते हैं हम, F1 हाइब्रिड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट ना होके रिसेसिव पेरेंट होता है। बैक क्रॉस में हमने क्या यूज़ किया था, बैक क्रॉस में हमने यूज़ किया था डोमिनेंट पेरेंट हमने यूज़ किया था, डोमिनेंट पेरेंट का यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं F1 हाइब्रिड का एंड किसका, रिसेसिव पेरेंट का, किसका, रिसेसिव पेरेंट का, ठीक है। इट इज़ ए क्रॉस, ये क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो इंडिविजुअल आया है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। उसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, मान लो कोई टोल हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन गया, तो हम ये पता लगाते हैं इसमें कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है,
ठीक है। तो देखो, जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है हम वो दो तरीके से परफॉर्म करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस हमारा दो तरीके से परफॉर्म होता है। एक होता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है, और एक होता है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ड्वार्फ होमोजाइगस लिया, मतलब कि रिसेसिव पेरेंट लिया, और F1 जनरेशन का जो हमारे पास हाइब्रिड आया था हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल, वो लिया। अब दोनों के गैमेट देखो, इसके गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसके गैमेट स्मॉल टी। इसको इसके साथ जब करवाऊंगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करवा रही हूँ तो स्मॉल टी, इसको करवा रही हूँ तो स्मॉल टी। अब मेरे पास दो ड्वार्फ आ गए, ठीक है, और दो मेरे पास टोल हेट्रोजाइगस आए, ठीक है। अब मेरे को ये पता चल गया कि जो डोमिनेंट करेक्टर आ रहा है वो हेट्रोजाइगस में आ रहा है या होमोजाइगस में आ रहा है, तो वो हेट्रोजाइगस में आ रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, अब यहाँ पे हमने लिया हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टोल एंड रेड, ठीक है। हाइब्रिड लिया और इसको करवाया हमने, F1 हाइब्रिड है ये, इसको हमने करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी, स्मॉल आर, मतलब ड्वार्फ एंड वाइट पेरेंट के साथ हमने क्रॉस करवाया, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके और इसके गैमेट बनाएंगे तो इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके गैमेट ये बने, इसके गैमेट कैपिटल आर, स्मॉल आर बनेंगे, ठीक है। तो जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल आर। इसको फिर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको करवाएंगे तो स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये हमारा बनेगा। हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है टोल एंड रेड। ये हमारे पास क्या है? टोल एंड वाइट। ये हमारे पास क्या है? ड्वार्फ एंड रेड। ये क्या है हमारे पास? ड्वार्फ एंड वाइट। तो सबका रेशियो क्या है? 1:1:1:1, ठीक है। ये हमारा आ गया किसमें? टेस्ट क्रॉस में। तो बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं और टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है जीनोम की। जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है कि एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हर एक न्यूक्लियस में पाया जाता है गिवन स्पीसीज के। ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, फाउंड इन ईच न्यूक्लियस ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोम। जैसे मान लो मेरी सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कह सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो मेरा क्या है? जीनोम है। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है सम ऑफ ऑल जीन और उनकी एलील का सम जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट हैं उन सब का सम कर दो, वो जीन पूल होगा। एक पॉपुलेशन के सारे जीन का सम, तो सम ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो एक दूसरे के साथ ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके उनको इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन बोला जाता है। और उसके जीन का या जीन पूल का सम एलील का सम क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, फिनोकोपी। फिनोकोपी क्या होता है, ये जो फिनोकोपी है, जब ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि जब डिफरेंट जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप है, अलग अलग जीन है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, फर्स्ट सेकंड थ्री, इन तीनों जीन ने सेम फिनोटाइप दिया, सेम फिनोटाइप दिया और डिफरेंट इन्वायरमेंट में दिया, इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट जो सेम फिनोटाइप आ रहा है उसको बोला जाता है फिनोकोपी। फिनोकोपी, फिनो का मतलब क्या हो गया, फिनो का मतलब हो गया फिनोटाइप, है ना, और कॉपी मतलब अलग अलग जीन की कॉपी है बट सेम है। जितने भी सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मान लो मैंने खेती करी वीट की, अब वीट चाहे हमारा बहादुरगढ़ में ग्रो कर रहा है, चाहे वीट हमारा करनाल में ग्रो कर रहा है, पानीपत में ग्रो कर रहा है, सोनीपत में ग्रो कर रहा है, पर वीट का जो फिनोटाइप है वो सेम रहेगा। तो ये वीट के अलग अलग जीन हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में, पर सेम फिनोकॉपी आ रही है, इसको क्या बोला जाता है, फिनोकॉपी बोला जाता है। ये फिनोकॉपी की जो टर्म है वो किसने दी है, गोल्डस्मिथ ने, ठीक है, गोल्डस्मिथ ने कब दी, इन 1935, इन 1935 में दी। नेक्स्ट है प्योर लाइन, नेक्स्ट और लास्ट टर्म है यहाँ पे प्योर लाइन। प्योर लाइन जो टर्म है वो किसने दी, जॉनसन ने दी, और जॉनसन ने एक और टर्म दी थी जीन, ठीक है, इन्होंने जीन भी दी और प्योर लाइन भी दी, 1900 में इन्होंने दोनों टर्म दी, ठीक है। ये एक स्ट्रेन होता है जेनेटिकली प्योर ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का, जो सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस एंसेस्टर के बाद प्रोड्यूस्ड होती हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल एक प्योर लाइन है, ठीक है, क्या है ये, प्योर लाइन है। अगर मैं इसको और अलग वे में एक्सप्लेन करूं कि इसको प्योर लाइन को, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अनदर कलर। प्योर लाइन क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है और हमेशा सेम ट्रेट के क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब उनको सेल्फ पोलिनेट किया जा सके। तो मैं प्योर लाइन को कैसे डिफाइन करूंगी, ए प्योर लाइन इज अ पॉपुलेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। किसकी पॉपुलेशन है, होमोजाइगस इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, विच इज ऑब्टेन्ड, और इस होमोजाइगस पॉपुलेशन को कैसे ऑब्टेन किया गया है, बाय रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन, बाय रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसको क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। इसी वजह से जो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी विच वो सारे आइडेंटिकल होंगे, विच प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आफ्टर जनरेशन। तो मेंडेलियन ने जब पी प्लांट यूज़ किया तो उसमें जो होमोजाइगस प्लांट थे, होमोजाइगस वैरायटी थी टोल की या ड्वार्फ की, टोल की या फिर ड्वार्फ की, जैसे इनका जीन क्या था, कैपिटल टी और इनका स्मॉल टी, ये प्योर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्योर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योर लाइन को देखो, मान लो मेरे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी का मैं क्रॉस करवाऊंगी तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कैपिटल टी आएंगे। स्मॉल टी का जब मैं स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाऊंगी तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो स्मॉल टी के आएंगे, मतलब सारे ड्वार्फ आएंगे। तो यही बोल रहा है कि प्योर लाइन एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसमें होमोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं, ये होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं जो रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन किए गए, और जब इनको क्रॉस करवाते हैं तो ये प्योर जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे टोल देंगे, ये सारे ड्वार्फ देंगे। तो यहाँ पे जब मेंडल ने पी प्लांट में टोल एंड ड्वार्फ प्लांट यूज़ किए थे तो वो प्योर प्लांट थे, ठीक है, प्योर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है किसी भी एक स्पीसीज के, जिसके करेक्टरिस्टिक्स जो दोनों ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या करेक्टर को कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर ऐसे जीन होते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को कंसिस्ट करें, जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट, ठीक है, जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंडल दो ऑर्गेनिज्म ले रहा है, एक टोल है एक ड्वार्फ है।
इसकी जो एलील है वो कैपिटल टी है, इसकी जो एलील है वो स्मॉल टी है। ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है, बट इसकी एलील इसकी कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर शो कर रही है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो इसके जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, इसके जब गैमेट बनेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, अब जब इनका क्रॉस करवा रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, जो कि एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड आ रहा है F1 जनरेशन में। अब इस हाइब्रिड को जब हम सेम अब इसके साथ सेल्फिंग करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं एक हाइब्रिड का दूसरे के साथ, तो इसके क्या गैमेट आएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके भी क्या गैमेट आएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ आया और हेट्रोजाइगस टॉल आया हमारे पास। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो देखूँ तो 1:2:1 आया, बट जब मैं फिनोटिपिक रेशियो देखूंगी तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो मेरा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो कितना आता है, 3:1 आता है। और जब हम F2 जनरेशन देख रहे हैं तो F2 जनरेशन में हमारा ड्वार्फ प्लांट बनता है, ट्रू लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। F1 जनरेशन प्योर फॉर्म में ब्रीड नहीं करती, पर F2 जनरेशन प्योर फॉर्म में ब्रीड करती है। यहाँ पे जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, उससे मेंडल क्या कंक्लूड करते हैं। मेंडल बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इसका मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि एक प्लांट जो होता है वो 2 फैक्टर कंसिस्ट करता है हर एक कैरेक्टर के। ए प्लांट पोजेस 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर। ठीक है, मान लो ये एक टॉल प्लांट है, पर इसमें टॉलनेस के और ड्वार्फनेस के, है ना, ड्वार्फ के 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील हैं, 2 फैक्टर हैं एक जीन के अंदर, और हर एक ट्रेट कंट्रोल की जाती है, इज कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट फैक्टर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यूनिट फैक्टर के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। सेकंड उन्होंने क्या कंक्लूड किया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को। किसको, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को। आउट ऑफ 2 फैक्टर हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी या 2 एलील, ये अल्टरनेट फॉर्म शो कर रही हैं एक ट्रेट की। ये टॉलनेस को शो कर रहा है और ये ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, मतलब अल्टरनेट फॉर्म शो कर रही हैं। ये एक डोमिनेंट एलील है, ये क्या है, एक डोमिनेंट एलील है, और ये क्या है, एक रिसेसिव एलील है। ठीक है, जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती है F1 जनरेशन में और हाइब्रिड बना देती हैं। ठीक है, बट जो रिसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील की एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आता है कि डोमिनेंट एलील डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है, वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देती। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील है उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाएगा, जो रिसेसिव एलील है उसको स्मॉल लेटर से शो किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर यहाँ पे मेंडल देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या देते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। किसके थ्रू, फैक्टर्स के थ्रू या एलील्स के थ्रू, या फिर एलील्स के थ्रू, जीन के थ्रू हमारे क्या किए जाते हैं, कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे ये पेयर है, 2 एलील के थ्रू एक फैक्टर कोड किया जाता है। ठीक है, इन इस डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 1 मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, दैट इज रिसेसिव। अब रिसेसिव यहाँ पे स्मॉल टी है और डोमिनेंट हमारा कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है हाइब्रिड कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और रिसेसिव के अफेक्ट को मास्क ऑफ कर देता है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो यहाँ पे स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये टॉल प्लांट बन गया। पर यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, स्मॉल टी, इसलिए ये एक्सप्रेस हुआ और ये पौधा क्या बन गया, ड्वार्फ बन गया।
नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कौन कौन से एक्सेप्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टडी करेंगे, ठीक है, को डोमिनेंस स्टडी करेंगे, मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलिलिज्म स्टडी करेंगे और प्लियोट्रोपी स्टडी करेंगे। ये सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने डिस्कवर की थी? कार्ल कोरेंस ने इन 1903 में, ठीक है, किस में की थी? इन मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा के अंदर की थी, ठीक है। मिराबिलस जलापा जिसको 4 ओक लोग प्लांट भी बोलते हैं और गुलबानी भी बोलते हैं या गुलबांसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मिराबिलस जलापा होती है उसके अंदर 2 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं प्योर स्टेट में। एक होता है रेड और एक होता है वाइट, एक होता है रेड और एक होता है वाइट, ठीक है। रेड जो है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वाइट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन 2 प्योर प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर, इसके गैमेट बनेंगे स्मॉल आर। उनको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा F1 जनरेशन में, जो कि एक हाइब्रिड है। पर ना तो ये वाइट बनता ना ही ये रेड बनता, ये बनता है पिंक। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही एलील कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दोनों ही पार्शली या पार्टली एक्सप्रेस हो रही हैं, एक दूसरे की एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर रही, दोनों एक्सप्रेस होके अपना अपना कलर देके मिल जाती हैं और पिंक कलर दे देती हैं। जब हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं इस हाइब्रिड को, इस हाइब्रिड से मतलब कि पिंक फ्लावर को पिंक से अगर हम क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक दूसरे से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे क्या गैमेट बनेंगे? कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर में जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनोटाइप आएगा। अब ये क्या है? रेड है, ये क्या है? पिंक है, ये क्या है? पिंक है और ये क्या है? वाइट है। तो अगर मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो देखूँ तो 1:2:1, अगर मैं जीनोटिपिक रेशो देखूँ तो 1:2:1। ये आता है हमारा किसका? हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो कि हमारा क्या आना चाहिए था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आना चाहिए था फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो आना चाहिए था 1:2:1। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है को डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या बोलता है? डोमिनेंस बोलता है कि एलील आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखती हैं इंडिपेंडेंटली। किसमें? F1 जनरेशन में। मतलब ना तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को क्या करती? मास्क करती, ना ही वो दोनों पार्शली एक्सप्रेस होती, वो दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस होंगी, ठीक है। जैसे स्किन कलर इन शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल, जैसे एक कैटल ले ली हमने रेड कलर की, जो रेड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कैटल ले ली वाइट कलर की, जो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका गैमेट बना कैपिटल आर, इसका गैमेट बना कैपिटल डब्ल्यू, दोनों को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में RW हाइब्रिड बना हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बट वो कलर क्या दे आ रहा है? रोआन कलर, मतलब कहीं कहीं पे तो वो रेड कलर की है, कहीं कहीं पे वो कैटल क्या है? वाइट कलर की है। अब इसको सेल्फ क्रॉस किया जाता है तो हमारे इसके गैमेट क्या बनेंगे? या तो कैपिटल आर या फिर कैपिटल डब्ल्यू। अब जब इसको पुनेट स्क्वायर में क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू आएगा। ये रेड बनेगा, ये रोआन कलर बनेगा और ये वाइट बनेगा। रेशो क्या आ रहा है? 1:2:1, जीनोटाइप में भी और फिनोटाइप में भी, जो हमारे मोनोहाइब्रिड रेशो 1:3:1 को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसीलिए ये किसका एक्सेप्शन है? हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें कोडोमिनेंस में वो क्या है? सिकल सेल हेमोग्लोबिन जब हमारा बनता है वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है।
ए बी ब्लड ग्रुप भी हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, MN ब्लड ग्रुप भी हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलिलिज्म, जो किसका एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। बर्नस्टीन ने 1924 में डिस्कवर किया था मल्टीपल एलिलिज्म को। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, जब दो से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म एक जीन की प्रेजेंट हो, ठीक है, एक जीन की एक से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म जब प्रेजेंट हो तो उसको मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। ये एक ही क्रोमोसोम में, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखें तो 3 एलील प्रेजेंट है। ऐसा ही मल्टीपल एलिलिज्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में भी कोट कलर में क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है। तो देखो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है तो हमारी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए। पर हमारी प्लाज्मा में कौन सा हमारी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। और हमारा जीनोटाइप क्या होगा, या तो हमारे पास आई ए होगा या IA होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारी RBC के सरफेस पे एंटीजन होगा बी के लिए और एंटी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। और हमारी जीन के अंदर एलील क्या हो सकती है, या तो IB हो सकता है या IO हो सकता है। O क्या है, रिसेसिव है, इस वजह से IO की कंडीशन में ए ब्लड ग्रुप आ जाता है। IO के केस में भी हमारा बी ब्लड ग्रुप आ जाता है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। अगर हमारे पास AB ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास एंटीजन क्या होगा, AB होगा। और A और B किसी के लिए भी हमारे पास क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगी। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप वाले क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं या रेसिपिएंट होते हैं, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है। अब हमारे जीनोम में क्या होगा, हमारे अंदर एलील IA होगी और IB होगी। अब जिनका ब्लड ग्रुप O होता है उनकी बॉडी के मतलब रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट उनके लिए वो एंटी A एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगी, एंटी B और एंटी AB एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगी। वो किसी का भी ब्लड रिसीव नहीं कर सकती, सिर्फ O का रिसीव कर सकती हैं। उनकी बॉडी के अंदर कौन सी एलील होंगी, IO, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हमारी IA और IB दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों एक साथ एक्सप्रेस होके AB ब्लड ग्रुप बना देती है, मतलब कि कोडोमिनेंस यहाँ पे शो कर रही हैं, ठीक है। बट IO रिसेसिव है, इसीलिए जब IA और IO की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हमारा A आएगा, और IB IO के साथ प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप B आएगा, ना कि O, क्योंकि O रिसेसिव है जिसके एक्सप्रेशन को मास्क ऑफ कर रही है एलील A यहाँ पे और एलील B यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप जब हम मल्टीपल एलिलिज्म स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है n × n+1 / 2। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलील ऑफ अ जीन। जैसे ह्यूमन ब्लड में देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट एलील हैं, IA, IB एंड IO, 3 डिफरेंट एलील हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, 3। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो 3 × 3 + 1/2 यानी कि 3 × 4/2 यानी कि हमारे कितने जीनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं, 6 जीनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का कोट कलर इन रैबिट, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमने मेंडल की ट्रेट पढ़ी तो वहाँ पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा जिसमें 2 एलील इन्वॉल्व थी। बट जब हम यहाँ पे कोट कलर इन रैबिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 4 एलील कंट्रोल करती हैं सेम ट्रेट को यहाँ पे क्या करती हैं, हमारा कोट कलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट 4 एलील कर रही हैं, इसीलिए ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता। ये डोमिनेंस हिरार्की फॉलो करती हैं। डोमिनेंस हिरार्की एक ग्रेडियंट वे में फॉलो करती हैं। कैसे ग्रेडियंट वे में, कि अगर कैपिटल C प्रेजेंट होगा किसी भी एलील के साथ तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कैपिटल C होगा, फिर
कौन डोमिनेंस शो करेगा? स्मॉल सी सी एच, फिर हमारा सी एच और फिर हमारा स्मॉल सी। तो ये ग्रेडियंट शो करती है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ये है, फिर ये डोमिनेंट है, फिर ये डोमिनेंट, और सबसे लेस या रिसेसिव बोल सकते हैं हमारी स्मॉल सी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी, अगर मेरे पास कैपिटल सी प्रेजेंट है तो ये कंप्लीटली डोमिनेंट है, ये कंप्लीटली डोमिनेंट एलील है यहाँ पे। अगर मेरे पास सी और सी एच प्रेजेंट है तो ये लेस डोमिनेंट है, ठीक है। अगर मेरे पास सी एच है तो ये इवन लेस डोमिनेंट है, और स्मॉल सी है तो ये क्या है? रिसेसिव है। मतलब ये ग्रेडियंट फॉर्म में क्या करती हैं? अपना डोमिनेंस नेचर शो करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें फुल कलर ऑफ एगोटी, या फुल कलर या फिर बोले एगोटी कलर जब आएगा तो कौन कौन सी एलील होंगी, कौन कौन सी यहाँ पे एलील होंगी? जब वाइल्ड टाइप का होगा, है ना। यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी एच, कैपिटल सी स्मॉल सी एच, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सी कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो इस एलील फॉर्म में भी वो कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस होगी, यहाँ पे भी एक्सप्रेस होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि इस सीरीज़ को अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कैपिटल सी है, तो यहाँ पे कैपिटल सी डोमिनेंट शो करेगी, और फुल कोट कलर आ जाएगा, एगोटी पैटर्न आ जाएगा। चिनचिला में क्या होगा? जीनोटाइप, ये हमारी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी। स्मॉल सी सी एच होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल सी एच सी एच, तो ये रिसेसिव हो जाती है, लेस डोमिनेंट हो जाती है एज कंपेयर टू सी एच के। सी एच ज़्यादा डोमिनेंट है और सी हमारी रिसेसिव है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कौन होगा? स्मॉल सी एच, तो चिंचिला आ जाएगा, चिंचिला कोट कलर आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल सी एब्सेंट है, इस वजह से ये एक्सप्रेस हो रही है। हिमालयन कलर में, हिमालयन टाइप का जब कलर आता है रैबिट में, तो यहाँ पे ये वाली एलील एक्सप्रेस होती है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, ये दोनों एब्सेंट होंगी, तो ये अपना कलर शो करती है, ये रिसेसिव आ जाती है, ये डोमिनेंट बन जाती है। तो स्मॉल सी एच, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, तो ऑब्वियस सी बात है हिमालयन टाइप का रैबिट होगा। स्मॉल सी एच और स्मॉल सी होगा, ये रिसेसिव हो जाएगी, ये डोमिनेंट हो जाएगी, तो हमारी कौन सी एक्सप्रेस होगी? स्मॉल सी एच यहाँ पे एक्सप्रेस होगी और हिमालयन कलर आ जाएगा। एल्बिनो के टाइप में स्मॉल सी प्रेजेंट होती है, दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे एल्बिनो टाइप का हमारा कलर आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में हमारा क्या जीनोटाइप होगा? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप की एलील है, तो 4 + 1/2, 4 × 5/2, मतलब कि 10 जीनोटाइप हमारे यहाँ पे पॉसिबल हैं जब हमारी एलील कितनी है? 4 है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन, दो फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड पास होते हैं डिफरेंट गैमेट्स में रैंडमली। जैसे अगर हम कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर हैं, एक राउंड और येलो कलर के लिए, है ना। ये राउंड कलर के लिए है, ठीक है, और ये मेरा येलो कलर के लिए है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, दो अलग अलग, ये एक जीन है, ये एक जीन है, और ये सेकंड जीन है ना, दो डिफरेंट जीन है, ये दो एलील हैं, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर की एलील है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जब गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल R एक गैमेट में आ सकती है या स्मॉल r आ सकती है। अब कैपिटल R के साथ या कैपिटल Y आ सकता है, स्मॉल y आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी होंगी। तो वो डिफरेंट गैमेट में रैंडमली पास होंगी, बट वो पास होने से पहले सेपरेट होती हैं या सेग्रीगेट होती हैं। तो इस जीन की एलील भी सेग्रीगेट होंगी और इस जीन की एलील भी क्या होंगी? सेग्रीगेट होंगी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए कैरेक्टर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोला गया है। किसके थ्रू? बैटसन के थ्रू। अब इसको हम समझेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाईहाइब्रिड क्रॉस एक क्रॉस होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के क्रॉस करते हैं, बट उनके दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर एक साथ पे क्रॉस करते हैं। मेंडल यहाँ पे दो करैक्टर को सिलेक्ट करता है डाईहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टडी करने के लिए। एक होता है कलर ऑफ कोटिलीडोन, येलो और ग्रीन।
जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई जो है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है ये, ठीक है। और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, रिसेसिव एलील है, ठीक है। और शेप ऑफ सीड, अगर यहाँ पे कैपिटल आर है तो ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है। अगर यहाँ पे स्मॉल आर है तो ये हमारा रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी रिसेसिव एलील है, ठीक है। अब इस क्रॉस को समझते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, दो पेरेंट हमने लिए, पेरेंट लिए, पेरेंट में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों प्योर ब्रीडिंग है। ये येलो एंड राउंड है, येलो एंड राउंड, और ये क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। जब हम इनके गैमेट्स बनाते हैं, यहाँ पे क्या बने, गैमेट्स, तो एलील क्या हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल आर आएगा या फिर कैपिटल वाई एक गैमेट में आएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन जब बनती है, जब क्या बनती है, F1 जनरेशन जब बनती है, जब हमारी F1 जनरेशन बनती है तो F1 जनरेशन में हमारा क्या आता है, F1 जनरेशन में हमारे क्या आते हैं, हाइब्रिड आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हाइब्रिड बनते हैं। अब जब इसकी गैमेट बनेंगे या इसकी गैमेट बनेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक गैमेट में आर आ जाएगा। अगर मैं एक जीन की बात करूं, अगर मैं सिंगल जीन की बात कर रही हूँ तो एक गैमेट में कैपिटल आर आएगा, एक गैमेट में स्मॉल आर आएगा। अगर मैं इस जीन की बात कर रही हूँ तो एक गैमेट में कैपिटल वाई आएगा, एक गैमेट में स्मॉल वाई आएगा, यही होगा। तो या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी दो होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब मैं स्मॉल आर के साथ या तो हमारा कैपिटल वाई आ सकता है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ स्मॉल वाई आ सकता है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 गैमेट बन गए, कौन कौन से गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी सिमिलर वे में हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये गैमेट बन गए, अब पुनेट स्क्वायर से हम इन दोनों को क्रॉस करवा देंगे। अब देखो, अगर मेरा कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस करवाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। जब स्मॉल आर स्मॉल वाई से इससे क्रॉस करवाएगा तो हमारा क्या बनेगा, देखो मैं इसको पुनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास थी अलग अलग एलील, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे भी हमारे पास 4 एलील होंगी, ठीक है, और एक होगी हमारे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्रॉस करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अगेन दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करवाऊंगी तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब दूसरा कलर, इस सॉरी ये सारा ही चला गया। अब देखते हैं, अब इसको क्रॉस करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे करवाऊंगी तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसको करवाऊंगी तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको करवाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे करवाएंगे तो वाई
वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आगे जीनोटाइप आगे। अब इसमें हम काउंट करेंगे, हमें काउंट क्या करना है, येलो राउंड को या येलो रिंकल्ड को, ठीक है, येलो रिंकल्ड को, ग्रीन राउंड को, और हमें काउंट करना है यहाँ पे ग्रीन रिंकल्ड को, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा कलर जो हमने यूज़ नहीं किया, पहले हम ब्लू यूज़ करते हैं। ये मेरे पास क्या है, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड है, और ये भी मेरे पास येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, येलो राउंड है, येलो राउंड है, और ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, और ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने चाहिए, मैंने क्या गलत किया है, हाँ यहाँ पे स्मॉल वाई है तो ये तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए। तो येलो राउंड कितने हो गए, 9। येलो रिंकल्ड हमारे कौन से होंगे, येलो रिंकल्ड होंगे जिसमें वाई तो कैपिटल होगा बट हमारा रिसेसिव आर होना चाहिए। तो जैसे हमारा कैपिटल ये है, येलो रिंकल्ड, 3 हमारे येलो रिंकल्ड हो गए। ग्रीन राउंड एक तो हमारा क्या हुआ, ये ग्रीन राउंड, ठीक है, और एक ये ग्रीन राउंड, तो 3 ये हो गए, और हमारा ग्रीन रिंकल्ड ये सिर्फ बचा ग्रीन रिंकल्ड, ये 1 हो गया। तो रेशो क्या आया, 9:3:1 आया। ये फिनोटिपिक रेशो है, क्या ये फिनोटिपिक रेशो है। पर अगर मेरे को जीनोटिपिक रेशो निकालना हो, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो निकालना हो, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर मेरा 1 आया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मेरे 2 आए हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर मेरे 2 आए हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मेरे 4 आए हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर मेरा 1 आया है, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर 2 आए हैं, और स्मॉल वाई कैपिटल आर मेरे 1 आया है, और स्मॉल वाई कैपिटल आर मेरे 2 आए हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल आर मेरा 1 आया है। तो इसको याद कैसे रखते हैं, इसको याद रखने का तरीका है, मैं ऐसे याद रखती हूँ, 122 41 21 21, ठीक है, 122 41 21 21, ठीक है, 122 41 21 21, ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो। पर हमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो ज़्यादा याद रखना है, 9:3:1, ठीक है। अब देखो, अब हमने समझ लिया डाईहाइब्रिड क्रॉस को। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ जीनोटाइप का नंबर जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3n। अब नंबर ऑफ एलील यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलील या नंबर ऑफ जीन, हम 2 ट्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाती है 2, तो जीनोटाइप कितने निकलेंगे, 3 मतलब कि 9 जीनोटाइप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, 9 जीनोटाइप यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस का, नंबर ऑफ जीनोटाइप ये हम निकाल चुके हैं। येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल प्लांट शो करते हैं पेरेंटल रिकम्बिनेशन, है ना, तो वो हमारे 9+1 के रेशो में आते हैं, और ग्रीन राउंड और येलो रिंकल शो करते हैं रिकम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन शो करते हैं, मतलब रिकम्बिनेशन शो करते हैं, ये 6 आते हैं। तो जब रेशियो निकालेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन का न्यू कॉम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट के साथ, तो 10/6 आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 5/3 आएगा, जिसको अगर परसेंटेज में निकालो तो 66.5% पेरेंटल यहाँ पे कॉम्बिनेशन आते हैं, और 37.5% यहाँ पे क्या आते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मेंडल कंक्लूड करते हैं कि 2 फैक्टर्स एक कैरेक्टर के अशॉर्ट होते हैं या सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो अशॉर्ट होते हैं अपने गैमेट में। जब वो गैमेट बनाते हैं, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो वह इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ठीक है, और रैंडमली अरेंज होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ये लॉ
उन फैक्टर्स के लिए, उन जीन्स के लिए अप्लीकेबल होता है जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे बहुत डिस्टेंस में लोकेटेड है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो उन जीन के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो लिंक्ड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम या लास्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन द फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। एडवांस फीचर है ये जिसका यूज़ किया जा सकता है अगर हम किसी भी स्पीसीज़ की हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू वैरायटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू उसकी वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। हमें नॉलेज हो जाती है मेंडलिज्म को स्टडी करके डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स की, ठीक है। और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा करैक्टर मास्क होगा, कौन सा नहीं होगा न्यू जनरेशन में। डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रोडक्टिव वेराइटीज़ एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी भी पॉसिबल है मेंडलिज्म इनहेरिटेंस के थ्रू। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव वेराइटी इन एनिमल ऑल्सो। हम प्लांट में इसको पढ़ते हैं बट एनिमल में भी हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोट कलर में हमने पढ़ा है ना, कैटल्स के कलर में पढ़ा, तो एनिमल्स में भी हम मेंडलिज्म का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी मेंडलिज्म ख़त्म होती है या मेंडेलियन इनहेरिटेंस ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।